हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज से ये जो एनसीईआरटी हैं इनको हम शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बुक है। तो इनको हम देखेंगे कि एक एक चैप्टर करके, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगी, जितना ज़्यादा इनमें समरी की आवश्यकता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को केवल हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे और देखेंगे। जो जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे आप इन पर नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी आप बात करेंगे ना, यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि आप तैयारी किस करना अगर शुरू कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले क्या करें, जितनी भी एनसीईआरटी हैं उनको अच्छे से पढ़ डालें। एनसीईआरटी क्या है, एक तरीके का बेस क्लियर करती हैं। जब आपका पूरा अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा लगेगा कि आपको समझ में पहले से ही आया हुआ है और आप अच्छे से इसको समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, क्लास अगर 6 की बात करूँ, 6 का बच्चा कितना छोटा होता है, उसको समझाने के तरीके से बात करी गई है कि वो बच्चा जो है वो उस चीज़ को अच्छे से समझ ले। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बड़े हैं और आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे या फिर आप प्री के पेपर्स देंगे तो आपके लिए यहाँ से जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और आज हम पहला चैप्टर देखेंगे हिस्ट्री का। इसमें कहा गया है क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब अगर बात करी जाए, क्या था उस समय पर, कब था, कहाँ पे था और कैसे होता था सारी चीज़ें। कैसे मतलब क्या था, पहले सबसे पहली बात तो यही आती, वहाँ पर क्या था, कैसे लोग, पुराने लोग रहते थे। फिर कब हुआ ऐसी चीज़ें, फिर कहाँ पर वो चीज़ें हुई और कैसे, ये सब कैसे हुआ करता था। इंसान का जो जीवन है वो कैसे शुरू से लेके अभी तक, जो आज तक का परिप्रेक्ष्य है उसमें देखा जाए तो कैसे धीमे धीमे करके एक प्रोग्रेस हुई है और कैसे हमने बहुत सारी चीज़ों की खोज करी और कैसे पुराने लोग अपने जीवन की दिनचर्याएं जो थी उनको पूरा किया करते थे। तो कैसे पता लगाया जाए, अगर बात करी जाए कि कोई चीज़ का कैसे पता लगाया जाए, तो भाई अगर हमें पता करना है कल क्या कोई चीज़ हुई है तो क्या करेंगे, अखबार देख लेंगे और रेडियो सुन लेंगे। यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज सोशल मीडिया है और इन सब चीज़ों से आप जानकारी कर लेंगे। लेकिन हम अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, तो देखिए इसमें कहा जा रहा अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में अगर लोगों को जानना है तो हम जानेंगे कि लोग क्या खाते थे पहले, कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ पर रहते थे और क्या क्या उनकी जीविकोपार्जन के लिए, जो पहले नौकरियां तो हुआ नहीं करती थी कि भाई नौकरी है और पैसा उन्हें मिल जाएगा, तो ऐसा तो था नहीं। तो उन्हें पैसे की जो आवश्यकता थी या उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो कहाँ से लाते थे। खाने के लिए वो क्या करते थे, शिकारी जो थे वो शिकार किया करते थे, मतलब आखेटक जो हुआ करते थे। पशुपालन करते थे, जैसे सपोज करो उनको कुछ आवश्यकता है दूध की, दही की, घी की, इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे। किसान थे, मतलब कुछ अपना वहीं पर थोड़ी आसपास ज़मीन है वहाँ पर कुछ बीज डालकर एक ही जगह रहते थे और क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ों को वहीं पर उगाने की कोशिश किया करते थे जो उनकी आवश्यकताएं थी। जब इनकी फसल, जब तक इन्होंने बीज डाले हैं और बीज डालकर जब फसल बन जाती थी फिर उसे काट लेते थे, फिर रख लेते थे, फिर क्या करते थे, फिर उसे अगली साल के लिए उसी में से थोड़ा बचा लेते थे और बाकी साल भर के लिए एकत्रित कर लेते थे। क्योंकि पहले बहुत अच्छे घर तो हुआ नहीं करते थे कि भाई जहाँ पर सामान को रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज टाइप की, भाई अभी बना लिया है अब ये 2 साल 5 साल आराम से चलेगा, ऐसा नहीं होता था। तो क्या उन्हें उसी हिसाब से सारी चीज़ों को अपना करना पड़ता था। अब अगर जो शासक हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही कितना समय, सालों महीनों का सफ़र तय करते थे और तब जाके ये व्यापारी अपनी वहाँ पर पहुँच पाते थे और चीज़ों को बेच पाते थे। बेचना इन द सेंस ऐसे नहीं बिकता था कि यहाँ से पहुँच गए वहाँ जाके बेच दिया, आवश्यकता के अनुसार चीज़ों का लेन देन होता था। पहले पैसे का चलन नहीं था कि पैसे दिए जाते थे और एक दूसरे से ले ली जाएंगी, तो क्या होता था, वस्तुएं देकर वस्तुएं ली जाती थी। पहले पुरोहित कौन कौन से होते थे, शिल्पकार क्या थे, कलाकारियाँ क्या क्या थीं, संगीतकार क्या थे, मतलब उनके मनोरंजन के क्या साधन थे, वो क्या किया करते थे। फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या खेल सकते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कैसे नाटक देखा करते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अतीत के बारे में
जान सकते और क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो यहाँ पर बात यही करी गई कि क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनकी जीवनचर्या या जीवन की जो जीने की कला थी वो क्या थी। जैसे कि आज के लोग हैं, आज के लोग कैसे जीते हैं और पुराने लोग कैसे रहा करते थे। लोग कहाँ रहते थे, सबसे पहली बात आती है लोग कहाँ रहते थे। तो कहाँ रहने में अगर मैं बात करूँ, देखिए रहने की अगर कहीं पर भी बात करी जाएगी तो ज़्यादातर लोग कहाँ पसंद करेंगे। अगर सपोज करिए आपके पास कोई संसाधन ना हो, कुछ नौकरी ना हो, आप अपने से सोच के देखिए, ना नौकरी हो, ना शहर हो, केवल पशुपालन टाइप की ज़िंदगी हो, या फिर बिल्कुल बंजर जंगल ही जंगल हो, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं ना, लोग प्रेफर करते हैं वहाँ रहना आसपास। क्यों? जब आप ज़मीन में कुछ भी उगाएंगे तो सबसे पहले आवश्यकता किसकी होगी, पानी की आवश्यकता होगी। तो लोग क्या करते थे, अक्सर कर आपने देखा मिस्र की सभ्यता की अगर बात करी जाए तो नील नदी के किनारे वो इसीलिए फली फूली है क्योंकि वहाँ पर नदी थी। तो यहाँ जहाँ पर भी नदियाँ होती हैं वहाँ पर कृषि कार्य आसानी से करे जा सकते हैं। कृषि कार्य अगर आसानी से करे जाएंगे तो लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी तो उसका उत्पादन अगर वो बढ़ा लें थोड़ा सा तो उनको और भी चीज़ें आसानी से वो जुटा सकते हैं। मतलब एक जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो खाना ही है। तो उसके साथ साथ ये सारे वो काम किया करते थे। तो आपको समझ में आया। अब इसमें जैसे कहा जा रहा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। आप जरा मैप में एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आपसे अभी भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इन अक्सर कर ये जो 5 नदियाँ हैं इनसे खूब क्वेश्चन आते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, इन नदियों से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं और यहाँ पर मैं ए डाल दूं, बी डाल दूं, सी डाल दूं, डी डाल दूं और ये ई डाल दूं, तो ये जो 5 नदियां हैं इन नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए ये आपको गंगा नदी दिख रही है और ये आती हुई नदी ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है ना, जो ये डेल्टा बनाती है अपना, इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें क्या हैं, आपको मैप से चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जो नदियों का क्रम है, कई बार पूछा जाता है यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में कि इनका क्रम बताइए। कई बार पूछ लेता है उत्तर से दक्षिण की तरफ, कई बार दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ लेगा, कई बार इनकी ये जो निकलने के बिंदु हैं वो पूछ लेता है कि कहाँ से निकलती हैं, कई बार ये पूछ लेता है कि एक नदी आपको दे देगा, इसके आगे पीछे मैप में भी नदियाँ पूछी जाएंगी। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ जो हैं वो एक सीरीज़ में ही हैं। इनके लिए कोई भी ट्रिक बना लीजिए, आप कोई सी भी ट्रिक बनाकर आप इनको याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये देखिए ये बात करी जा रही नर्मदा नदी की, ये है वो नर्मदा नदी। तो लोग क्या करते थे कि भाई नदियों के किनारे बसना पसंद करते थे और नदियों के किनारे बस जाते थे, इसलिए वहाँ पर इन्हें कृषि कार्यों में आसानी होती थी ताकि ये वहाँ पर अपने जो आरंभिक जीवन के लोग हैं वहाँ पर क्या थे, कुशल संग्राहक थे। मतलब चीज़ों को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे और आसपास के जंगलों की जो संपदा थी इनको बहुत अच्छे से जानते थे। भाई जो जहाँ पर रहेगा वो क्या करेगा, वहाँ के जो जंगल हैं, वहाँ की आसपास की प्रकृति, वनस्पति, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। और ये क्या करते थे, कई बार जो पेड़ होते थे उनकी जड़ें हो गई, फल हो गए और जंगल के अन्य उत्पादों से यहीं से अपना ये संग्रहण किया करते थे। मतलब उनको इकट्ठा किया करते थे और ये जानवरों का फिर क्या करते थे, शिकार भी करते थे। अब अगर बात करी जाए कि इसमें कहा गया किरथर पहाड़ियों, ये बच्चों के लिए काम है, तो ये जो चीज़ें नहीं है जानने वाली वो हम आपको नहीं बताएंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे स्थान भी थे जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, स्त्री और पुरुषों ने गेहूँ जैसे फल और गेहूँ और जौ जैसे फलों का उत्पादन आरंभ किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पहली फसल वो कौन सी थी जो मनुष्यों द्वारा उगाई गई, तो आपको पता होना चाहिए गेहूँ और जौ ही थी। अगर दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप दोनों टिक करेंगे, अदरवाइज गेहूं को ही आप टिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करते थे, कुछ जानवरों को पालतू भी बना लेते थे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गए, बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना यहाँ पर शुरू किया गया। और ये लोग क्या थे, ये गाँव में रहने वाले लोग थे। ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ पर कृषि का भी विकास हुआ और सबसे पहले कृषि का विकास किया गया जहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया। क्या किया गया, जब कृषि का विकास हुआ तो फिर चावल को उपजाया गया और ये वे स्थान है जो विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। कहाँ पर बात करी जा रही, विंध्य के उत्तर में। तो आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पर देखिए। कई बार ये पूछा जाता है कि सतपुड़ा कहाँ पर है, तो ताप्ती
और बिंद की पहाड़ियाँ जो इनके बीच में है। ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे मैप के थ्रू पूछ लिए जाते हैं और आपको कई बार कन्फ्यूजन अगर होता है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गोदावरी नदी के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है और कृष्णा नदी के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आता है। इनकी सहायक नदियाँ भी पूछ लेते हैं कई बार। तुंगभद्रा नदी के बारे में पूछा जाता है और स्पेशली पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे क्या है। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? अब सहायक नदियों का मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो एक बड़ी नदी होती है उसमें क्या होता है, सपोज करो ये बड़ी नदी कोई बह रही है, अब यहाँ से कोई नदी आई, यहाँ से कोई नदी आई और इन नदी में मिलती चली जा रही है। तो जितनी भी ये सहायक नदियाँ होंगी, ये नदियाँ क्या हैं? ये मेन नदी है और मेन नदी की धारा से ये जो नदियाँ मिलती हुई आ रही हैं, ये सारी की सारी नदियाँ क्या कहलाएंगी? इसकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। अब अगर बात करें लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई नगर फूले फलने की यही बात है कि जो नदियों के किनारे रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों में लगभग विकास हुआ। 2500 वर्ष पहले खूब सारा विकास हुआ। अब इनकी गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाए। हिस्ट्री में मगध के बारे में मैंने आपको बताया और मगध के बारे में बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं मगध पर किसने राज किया, इसके पीछे कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो यहाँ पर शासक जो थे बहुत शक्तिशाली हुए और एक विशालकाय राज्य स्थापित किया गया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना करी गई। अब क्या था, एक उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा का, और यात्रा करने के लिए कोई सीधी सड़क तो हुआ नहीं करती थी। क्या थे? खूब पर्वत थे, पहाड़ थे, रेगिस्तान थे, नदियाँ थी। इसके कारणों से यात्रा बहुत इनकी जोखिम भरी होती थी। अब यात्रा करने का रीज़न क्या था? यात्रा करते थे इसलिए किसी को बड़ी उत्सुकता होती थी कि वहाँ पर क्या है, मैं जाकर देखूं, या कई बार आवश्यकताएं ऐसी होती थी कि खोज में निकल जाते थे किसी चीज़ की। यहाँ पर एक जगह खेती कर ली, अब वहाँ पर ज़मीन अच्छी नहीं है, दूसरी जगह जाना है। तो ये बहुत सारे इनके जो पलायन चलते रहते थे। लेकिन अब होता क्या था, भले यात्राएं जोखिम वाली थी लेकिन फिर भी ये क्या करते थे, इनके लिए असंभव नहीं थे ऐसे काम। ये क्या करते थे कि काम की तलाश में कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान इनको जाना पड़ता था। इनकी मजबूरी होती थी क्योंकि जिस जगह ये हैं अब वहाँ पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया या कोई बहुत ज़्यादा कोई दूसरी समस्या हो गई तो क्या करेंगे, बर्फ़ गिर गई, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास वहाँ रहने के लिए। तो अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी तो क्या करते थे, सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी चली जाती थी। 2 एरियाज हैं, यहाँ पर देखा इन्होंने बढ़िया फसल है, यहाँ पर अच्छा सा लोग जीवन जी रहे हैं, तो अगर इस राजा को लगा कि मुझे इसको हथियाना है तो क्या करता था, इस पर आक्रमण कर देता था। ऐसा बहुत बार होता था। और कभी कभी अपने जहाज़ों के साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और कई धार्मिक गुरु भी ऐसे थे जो लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे और एक गांव से दूसरे गांव में तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो शिक्षा का प्रसार था, शिक्षा क्या मतलब जो वहाँ पे पुरोहित हुआ करते थे कि कोई काम कैसे करो, जो धार्मिक गुरु जो धर्म के बारे में बताते हैं वही धार्मिक गुरु कहे जाते। तो वो क्या करते थे, लोगों को बताते थे कि भाई सलाह देते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने ज्ञान को बांटते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज करने के लिए ऐसा काम कर लेते थे, उनको बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि देखें जरा जाकर वहाँ पर क्या है। तो इन सभी यात्राओं को लोग एक दूसरे से होता क्या था, विचारों का आदान प्रदान होता था। अगर आप एक जगह रहते हैं और आप अगर 4 जगह घूम कर आते हैं तो आपकी जो सोच होगी वो बिल्कुल बदल जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप इनसे भी कुछ विचार लेंगे, कुछ इनसे भी विचार लेंगे और कुछ इनसे भी विचार लेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं एक ही जगह पर और उसी जगह आप रहते हैं तो क्या होगा, कुएं के मेढक जैसा हाल हो जाता है। आपको कोई चीज़ पता ही नहीं चलेगी। आपको लगेगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, अपने आसपास देखा है, हम किससे सीखते हैं, जो हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं उन्हीं से तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो अगर आप एक ही जगह हैं और एक किसी गांव में सिंपल सा एक जीवन जी रहे हैं और अगर आप टेलीविज़न वगैरह या जो आज की चीज़ें हैं इनसे बिल्कुल भी अगर दूर हैं और जुड़े नहीं हैं तो आप क्या सीखेंगे अपने जीवन में। जैसा आपके परिवार के लोग पहले करते आए हैं आप वैसे ही एग्जैक्टली उन चीज़ों को फॉलो करते हुए चले जाएंगे। तो ना तो आपके विचार बढ़ेंगे और ना ही आप बहुत सारी कोई जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो आगे कभी कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा घर में होता है तो वो अलग तरीके के काम करता है, जब वो स्कूल जाना शुरू होता है तब उसकी जो बुद्धि होती है कहते हैं ना खुलती चली जाती है। बहुत सारी चीज़ों को उसके लिए एक नया समाज क्रिएट हो रहा होता है। अब क्या है,
इसमें पहाड़ियाँ जो दिया गया है आपको मैप, उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र एक इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, जो पहाड़ी और पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, एक सीमा का निर्धारण करते हैं। अगर मैं जैसे बात करूं हिमालय के बारे में, तो हिमालय क्या कर रहा है, बहुत सारे देशों की सीमा को निर्धारित कर रहा है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जो सीमाएं थी बड़ी कठिन होती हैं, इतना भयंकर ठंडक का मौसम होता है, बारिश होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनके लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वो जो चाहते थे वो कर लेते थे और पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें, गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ऐसे लोगों के लिए आवागमन में हमारी संस्कृति और परंपराओं ने समृद्ध किया। देखिए, कोई व्यक्ति है, अगर मैं आपको आज के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करती हूँ, कोई व्यक्ति है, ए कोई जगह है, ए कोई देश है और दूसरा देश कोई बी है। आप ए से दूसरे देश की तरफ गए बी, आप वहाँ पर रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे। आपको यहाँ की संस्कृति और यहाँ का समाज और यहाँ की चीज़ों में चाहो या ना चाहो आपको ढलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मानव की या जो व्यक्ति है उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो धीमे धीमे उसको उसी माहौल में ढाल देती हैं। आपको कोई चीज़ 2 दिन अच्छी नहीं लगेगी, 3 दिन अच्छी नहीं लगेगी, फिर धीमे धीमे आप उन चीज़ों के अडॉप्ट कर लेते हैं और उन्हीं चीज़ों में आप अपने जीवन को जीने लगते हैं। तो ऐसा ही होता था कि लोग जो आते थे कहीं से, वो क्या करते थे, यहीं पर बस जाते थे। जिस जगह जाते थे अगर उनको अच्छा लगता था तो वो वहीं रह जाते थे। और कई सौ वर्षों से लोग यहाँ पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या करते हैं आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं मध्य प्रदेश का खाना अलग है, यूपी का कोई खाना अलग है, एमपी, और अगर बात करूँ राजस्थान का खाना अलग है, उड़ीसा का खाना अलग है। हर राज्य का विभिन्न विभिन्न तरीके के खान पान और रहन सहन होते हैं। अगर आप यूपी वाले व्यक्ति को बोलो कि वो जाकर हमेशा साउथ में ही टिक जाए, तो उसको शुरुआत में बहुत परेशानी होगी। उसको लगेगा कि मैं खाना कैसे खाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जो खाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और यूपी का एक अलग है। तो जहाँ पर जैसे खाद्यान्न होते हैं, जैसा उत्पादन होता है, उसी तरीके से उस राज्य का खान पान भी डिसाइड होता है। अब देखते हैं देश के नाम पहले कैसे पड़ते थे। अगर हम अपने देश के लिए कहें तो इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है। किससे निकला है? ये इंडस से निकला है। जैसे संस्कृत में क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था सिंधु, सिंधु इसे कहा जाता था। अगर एटलस में बात करी जाए तो ईरान और यूनान के बारे में पता लगाने को ये बोल रहे हैं। ये क्लास के होमवर्क के हिसाब से इसको आप ना देखें। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इदोस और इस नदी के रूप में पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? जो भूमि का प्रदेश था उसको क्या कह दिया? इसी को इंडिया कहा गया। भारत का नाम जो प्रयोग था उसी पर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इसे जाना जाता था, जो भरत नाम था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग अगर बात करी जाए 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिला है। इसका नाम किसमें मिला है? ऋग्वेद में इसका नाम मिला है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस तरीके से देश का नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? भारत इस देश का नाम पड़ा। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है ताड़पत्रों और इनसे बनी पांडुलिपि क्या क्या होती हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, कोई पहले पेन तो हुआ नहीं करते थे कि पेन से लिख देते, और ना ही इतने अच्छे कागज हुआ करते थे, तो किस तरीके से लिखते थे कि कोई पन्ना, वो जो है पत्ता है या फिर जो कलम अपने हाथ से बनाते थे उसी के द्वारा ये लिखा करते थे। और अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल जो थी ऐसी बनी होती थी कि पांडुलिपि कि तुम कहाँ से, कि तुम यहाँ पर उसे देख सकते हो। ये कहा जा रहा कि एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखते हैं चित्र में ऐसी कौन सी वो पांडुलिपि। ये देखिए, ये एक तरीके की पांडुलिपि है। अब वहाँ पर पांडुलिपि इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि हाथ से लिखी हुई होती थी। ये कोई पहले कोई ऐसा तो चलता नहीं था, कंप्यूटर में लिख दिया और चल गया। तो क्या था? ये सारी चीज़ें थी। अब अतीत के बारे में हम कैसे जानें? उन तरीकों से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कहीं कोई लिखा हुआ हमें लेख मिल जाए, तो लेख पढ़ना भी तो आना चाहिए उसके लिए। तो वो भी एक समस्या है कि वहाँ उस समय की चीज़ों को हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो किस तरीके से इन्हें पाएंगे? पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना ये बड़ा कठिन काम है। पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द
मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला या फिर हाथ से लिखा गया। पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र से उगने वाले बूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कई बार ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है कि जो पांडुलिपि लिखी जाती थी वो किससे लिखी जाती थी। तो अगर ऑप्शन में होगा आपके सामने बूर्ज नामक पेड़ की छाल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको पता चला ना यहाँ से कि पांडुलिपि क्या चीज़ होती है, ये आपके सामने है और आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से लिखा है। लेकिन अगर इसमें पढ़ने की बात करी जाएगी तो हम शायद इसमें कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब क्या होगा, इतनी ज़्यादा है ये पांडुलिपियाँ, या पुरानी कहाँ इनको रखा जाता था अच्छे से, कोई व्यवस्था तो होती नहीं थी प्रॉपर, तो कई बार कीड़े खा लेंगे या फिर ख़राब हो जाएंगी। ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं, पर ये होती कहाँ है, मंदिरों में और बिहारों में ज़्यादातर मिलती हैं। अब इनमें क्या है, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, मान्यताओं के आधार पर व्यवहारों में राजाओं के जीवन के बारे में बात करी गई, औषधि के बारे में बात करी गई, विज्ञान के बारे में बात करी गई। इन सभी पांडुलिपियों में यही चीज़ें लिखी होती थी। पहले कोई डॉक्टर तो हुआ नहीं करते थे कि भाई डॉक्टर के पास गए और उसने आपको कोई मेडिसिन दी और ठीक हो गया। तो पहले क्या था, सारे जो मिलता था जो भी इन्हें, वो जड़ी बूटियों के द्वारा चीज़ें तैयार करी जाती थी। फिर देखा जाता था जंगलों में कौन कौन सी जड़ी बूटी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी फायदेमंद है, उस हिसाब से जो औषधि बना के तैयार करते थे। विशेष प्रकार की चर्चा मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं जिनमें संस्कृत में लिखे हुए लेख मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। कौन करते थे? आम लोग जो थे वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया करते थे। इन अभिलेखों का अध्ययन करने के लिए अगर देखा जाए तो अभिलेख क्या होते थे, पत्थर पर लिखे जाते थे, अपेक्षाकृत कठोर, जो मतलब अभी देखते हैं कहीं भी आप जाइए, जैसे पुराने स्मारक जो हैं अगर आप देखने जाएंगे तो उन पर क्या होता था, पत्थरों पर कुछ कुछ लिखा होता था और वहाँ पर ये अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि हम उस समय कैसे जीवन जीते थे या फिर क्या क्या करते थे। कई बार कोई राजा युद्ध में जीत कर आया है तो अपनी जीत का व्याख्यान लिखा करता था उसमें, और अपने राज्य में अगर उसने कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करी है तो वो सारी चीज़ें इन पर ये लिखा कर सकते थे और अपने आदेशों को लिखते थे। ये सारे काम वो करते थे। राजा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का वर्णन किया करते थे। शासक जो थे लड़ाइयाँ जीत कर आते थे, वो सारे काम यहाँ पर किया करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं, लगभग 250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में अध्याय आगे देखेंगे, 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी, लिपि क्या है। जब आपने कोई संकेत या कोई चीज़ लिख के दर्शाई है उसको लिपि कहा जा रहा है, और अगर हम जब कुछ बोलते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी भाषा कहलाती है। तो देखिए लिपि और भाषा में आपको अंतर यहाँ पर समझ में आया। इस अभिलेख में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों को भाषाओं में है। लिपियां तथा भाषाओं में इसको बताया गया। अब इसमें दिख तो कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से इमेज है इसमें बताया गया किसके बारे में, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी होंगी और प्रयोग यहाँ पर लाई गई होंगी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला कोई व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। जो पुरानी वस्तुओं की या जो लेख है इनको पढ़ता है, देखता है इनके बारे में, तो वो पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों या अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार और बर्तन, आभूषण, इन सभी के बारे में जानकारी देते हैं और इनकी खुदाई करते हैं, और खुदाई करने के बाद इन्हें जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उनसे ये चीज़ें देखते हैं। ये देखिए एक प्राचीन नगर से प्राप्त एक क्या है, पात्र है। देखिए मटके की तरह का लग रहा है। इस तरह के पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ करता था। अगर देखें एक पुराना चांदी का सिक्का भी दिखाया गया है, और अगर बात करी जाए इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे आज के प्रयोग से कई तरीके से कैसे भिन्न है, ये इनका होमवर्क दिया गया। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खुदाई करते थे, छानबीन किया करते थे। अब इसमें कुछ वस्तुएं होती थी जो पकी हुई मिट्टी की बनी होती थी, और बाकी कुछ क्या होती, धातु की बनी हो सकती थी, जो कि कठोर, कम और जल्दी नष्ट हो जाने वाली होती थी। कुछ बहुत कठोर हुआ करती थी। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते थे। जानने में मदद मिलती है इनको कि क्या लोग वहाँ पर खाते थे, कैसे रहते थे, कौन कौन इनमें शामिल था, कौन कौन उस समय के जो जीवन था उसके साथ शामिल थे। अब देखते हैं पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व की जानकारियां ज्ञात करने के लिए इतिहासकार जो हैं प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अपने इतिहास को जानने के लिए हम कौन कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से आपको मेंस के लिए क्वेश्चन मिल जाता है कि हम पांडुलिपियों का, अभिलेखों का, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों जो भी हैं, इन सभी चीज़ों के लिए, सिक्कों के लिए, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, और
वहाँ पर जो लिखित लेख होते हैं, लिपियाँ होती हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, इन स्रोतों से हम जान सकते हैं कि पुराने लोग कैसे जीवन जिया करते थे। स्रोत से प्राप्त होने वाले अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। इतिहासकार जो हैं इनमें कई बार बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान रखते हैं और इनको पूरा समझते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं। अतीत के यहाँ पर एक और अनेक कारण हो सकते हैं। कई जगह अतीत का मतलब है किसी दूसरी जगह रहने वाले लोग दूसरे तरीके का जीवन जिया करते हैं और किसी दूसरी जगह रहने वाले लोग अलग तरीके का जीवन जिया करते हैं। जैसे कि बात करी जाए कि उदाहरण के लिए पशुपालक और कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकार के जीवन से बहुत भिन्न होता है। हर किसी का जीवन क्या है, अलग अलग तरीके का है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहार के रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्राहक द्वारा प्राप्त करते हैं। विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान हुआ करते थे। अब देख लेते हैं कि तिथियों का मतलब क्या है, तिथियां किस तरीके से। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व और जन्म से पहले के बारे में बताया गया है। तिथि के बारे में अगर कोई पूछता है तो उस दिन की तारीख, माह और वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना यदि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के हिसाब से ही तय किया गया, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों का मतलब है कि वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कही जा रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आरंभिक बिंदु हम 2000 को अपना मानते हैं, जो वर्तमान की तिथियों का उल्लेख करते हैं। ये पूरा चैप्टर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरीके से कौन क्या कहाँ कैसे, इन सारे बारे में हिस्ट्री का पहला ये चैप्टर था एनसीईआरटी का। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और इसी के तरीके से चैप्टर आपके सामने लाऊंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।